हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशंस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक क्षेत्र होता है, एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशंस का इफेक्ट होता है। जहाँ पर किसी बॉडी को रखने पर वो क्या करता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, या वो कुछ ना कुछ फोर्स का, ग्रेविटेशंस की वजह से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स का फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो उसी क्षेत्र या रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक सोर्स बॉडी रखा हुआ है, इसको हम लोग अर्थ कंसिडर कर सकते हैं। तो इस अर्थ के चारों ओर, इसके चारों ओर क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी बॉडी रखा हुआ है तो ये ग्रेविटेशंस की वजह से ऑटोमेटिक अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये अट्रैक्ट क्यों हो पा रहा है, तो ये इसके आसपास कुछ ना कुछ फील्ड है, कुछ ना कुछ रीजन है, ग्रेविटेशंस का इफेक्ट है, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसी स्पेस या रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, the space surrounding a material body in which gravitational force of attraction can be experienced is called its gravitational field। एक स्पेस किसका स्पेस, किसी भी मटेरियल के चारों ओर का एक क्षेत्र जिनमें जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को क्या किया जा सके, एक्सपीरियंस या अनुभव किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी स्पेस या सराउंडिंग को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ या ताकत, या इसको हिंदी में कहते हैं तीव्रता। अब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी छोटे से बॉडी को ले जाकर रख देते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स के अमाउंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। और ये बॉडी एक ऐसा बॉडी है, इसके मास को अगर हम लोग यूनिट मास कंसीडर कर ले, तो ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मटेरियल body at any point in its field is defined as the force experienced by a unit mass। यूनिट मास, यहाँ पर जो बॉडी बोल रहे थे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी को टेस्ट मास भी कहते हैं, क्योंकि इस बॉडी को हम लोग कंसीडर किए हैं टेस्ट करने के लिए। किसको टेस्ट करने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड को। placed at that point provided the unit mass itself does not produce any change in the field of the body। जब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी यूनिट मास को पुट कर देते हैं, तो वो यूनिट मास जो है अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकता, अपने कंडीशंस को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसका प्रभाव है, ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रभाव है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये यूनिट मास या ये टेस्ट मास जो फोर्स का फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स के अमाउंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, सो इफ अ टेस्ट मास एम एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जिस यूनिट मास की हम लोग बात कर रहे हैं, उस बॉडी का मास कितना है, एम है, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तब हम लोग मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं, वेक्टर आई इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन एम। जहां पर बॉडी का छोटा सा बॉडी जो हम लोग बोल रहे थे उसका मास है, यूनिट मास है, ये एक्सपीरियंस फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। अब चलिए इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशंस डिराइव करते हैं कि इंटेंसिटी का कैसे एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक हमारे पास सोर्स बॉडी है, सोर्स मास ऑफ बॉडी बोल सकते हैं, या इसको अर्थ भी कंसीडर कर सकते हैं। अर्थ के लिए हम लोग आगे निकालेंगे, है ना, आगे उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग एक ऐसा बॉडी कंसीडर करते हैं जो सोर्स का काम कर रही, सोर्स का काम कर रही मतलब इसके चारों तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है।
इससे कुछ ही दूरी पर r डिस्टेंस पर एक बॉडी कंसीडर कर लें, या इसको हम लोग यूनिट मास कह सकते हैं। किसी किसी बुक में इस यूनिट मास का या टेस्ट मास का मास m लिए रहते हैं, किसी किसी बुक में m0 लिए रहते हैं, तो दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्मॉल m कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। तो इस सोर्स मास ऑफ बॉडी से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर यूनिट मास रखा हुआ है, और ये इस सोर्स बॉडी के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से ये इस तरफ अट्रैक्ट होता है। किस फोर्स से? इस फोर्स से, मतलब इतना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तब यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग कर चुके हैं, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर m का मतलब है सोर्स मास ऑफ बॉडी, स्मॉल m या m0 का मतलब है टेस्ट मास, और r का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल M बॉडी एंड स्मॉल m बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे मिल जाता है वेक्टर I इज इक्वल्स टू 1 अपन m। यहाँ पर ये जो 1 अपन m है उसको अलग रखा हूँ, ये f का वैल्यू ब्रैकेट में अलग लिखा हूँ, जी एम एम अपन आर स्क्वायर। ये वाला स्मॉल m, ये वाला स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा जी एम अपन आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिल चुका था, I इज इक्वल्स टू जी एम अपन आर स्क्वायर। और अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन m होता है। F को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, और मास को लिख सकते हैं किलोग्राम। इसको ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम का इन्वर्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और डिफाइंड करके लिखते हैं। 1 न्यूटन किलोग्राम इनवर्स को लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किलोग्राम को नीचे लिख देते हैं, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा? एसआई यूनिट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो यहाँ पर मीटर है, ये क्या चीज़ है? मीटर है, मतलब लेंथ है, और ये क्या है? सेकेंड, टाइम है, तो t के पावर -2। यहाँ पर मास वाला टर्म है ही नहीं, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू m0 l t-2 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो इस फॉर्मूला से साफ दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है सोर्स बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके किसके बीच का डिस्टेंस? जो सोर्स बॉडी ऑफ मास है और यूनिट मास बॉडी है, दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोर्स बॉडी ऑफ मास का जो सोर्स बॉडी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस बॉडी का मास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलेगा, और बॉडी के बीच का डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा। तो इस प्रकार का रिलेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना, बहुत बार। तो ये डिपेंडेंसी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। याद रखिएगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और मास के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं वेक्टर सम। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास m1 है, यहाँ पर एक बॉडी है m2, यहाँ पर एक बॉडी m3, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे बॉडीज हैं सोर्स बॉडी। और यहाँ पर इस बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को ये मिलता है, इसकी वजह से ये मिलता है, और इसकी वजह से हम लोग को ये मिलता है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो हम सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। ठीक है, और सभी का डायरेक्शंस क्या है? आउटवर्ड है इस पॉइंट से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे। यहाँ पर वेक्टर सम का मतलब है इसका डायरेक्शंस को भी कंसिडर कर रहे हैं। अगर किसी का भी अपोजिट डायरेक्शन होता, इनवर्ड डायरेक्शन होता, तो उसको हम लोग यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर कर लेते। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगर हम लोग को नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो वो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसे ही वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बॉडीज के ऊपर, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है A, दूसरा बॉडी है B। पहले वाली बॉडी का मास है m1, दूसरे वाले बॉडी का मास है m2। इसके सेंटर में एक पॉइंट रखा हुआ है, मतलब सेंटर में नहीं रखा हुआ है, हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट P। तो यहाँ पर ये बोला जाता है इस पॉइंट P को हम लोग इस लाइन में कहाँ पर रखें?
ए बॉडी और बी बॉडी दोनों एक दूसरे को इस लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये ज्वाइंट है। तो इस ज्वाइनिंग ऑफ लाइन में हम लोग एक पॉइंट, एक बॉडी यूनिट मास को कहाँ पर रखें ताकि उसका इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो ये चीज़ हम लोग को निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो वैसे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये फार्मूला निकाल के बता दिया हूँ, डायरेक्ट इस फार्मूला में वैल्यू रखेंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये कुछ यहाँ पर है, इसको मैं अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूँ जहाँ पर उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं x कंसिडर कर लेता हूँ और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। इसको आप लोग r भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, d के जगह r भी ले सकते हो, है ना। और इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी की वजह से क्या है, इंटेंसिटी, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा, ये यूनिट मास है, इसलिए यहाँ पर इसकी वजह से जो इंटेंसिटी, इसको I1 कंसिडर कर लेते हैं, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी है I2 कंसिडर कर लेते हैं। और जब ये वाला डिस्टेंस d है और ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा जी, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। अब हम लोग को पता है इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, I1 इज इक्वल टू माइनस GM1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ किए हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। उसी प्रकार I2 के लिए लिख लेते हैं पॉजिटिव GM2 अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस लिए हैं, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस लिए हैं। अब हमको यहाँ पर कंडीशंस दिया हुआ है कि इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो हम लोग लिख लिए I इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट P। अब इस I को क्या लिख सकते हैं, ये तो नेट फील्ड इंटेंसिटी है, इसलिए इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब I1 का वैल्यू यहाँ से, I2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं तो हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ से G को मैं कॉमन निकाल के इधर ट्रांसफर कर दूंगा, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, m2 d माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ये निगेटिव ही इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये m1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m1 d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन m2, और स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट m1 d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन m2। तो इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग इस x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये इस पॉइंट का वैल्यू जो है यहाँ पर सेंटर पर ही रहे, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। बस हमको x का वैल्यू निकालना है, ऐसा x का ऐसा वैल्यू निकालना है जहाँ पर i का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और उसी कंडीशन को हम लोग लेकर चले थे, तो हम लोग को x का वैल्यू यहाँ पर मिल गया है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी किसी बुक में इसी को जब आगे आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट m1 d अपॉन में अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये जब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर काम आएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व्ड लाइन होता है, एक लाइन होता है, और एक्चुअल में ये होता नहीं है, ये बस ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी के पर्पज से एक समझाने का एक तरीका है। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक्चुअल में नहीं होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है। जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पर किसी बॉडी को जब मैं छोड़ देता हूँ तो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके आसपास एक फील्ड है जो हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसी को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा साइंटिस्ट लोग के द्वारा इमेजिन किया गया है कि यहाँ पर जो फील्ड है वो किस फॉर्म में है, लाइन के फॉर्म में है। और वो कौन सा लाइन हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन कहा जाता है। और उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व सच दैट अ यूनिट मास प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अनदर मास वुड ऑलवेज मूव अलोंग दिस लाइन।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन एक लाइन होता है जो कि स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, जहां पर किसी भी यूनिट मास को रख देने पर, उस फील्ड में किसी भी यूनिट मास को रख देने पर उस इस फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही क्या करता है, वो मूव करने लगता है और हमेशा मूव करता है। फील्ड लाइन फॉर एन आइसोलेटेड मास एम आर रेडियली इनवर्ड। और अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन के डायरेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो वो हमेशा किसी आइसोलेटेड मास या किसी भी बॉडी के मास के सेंटर की तरफ या इनवर्ड डायरेक्शन होता है, और वो भी रेडियली। जैसे कि यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये स्फेरिकल देख पा रहे हैं, ये एक बॉडी है और इसके चारों तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक लाइन होता है जो कि स्ट्रेट या कर्व्ड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये येलो कलर का लाइन आप लोग देख पा रहे हैं। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शंस की बात करें तो ये रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का डायरेक्शंस क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आगे हम लोग अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं, और वही चीज़ यहाँ पर आ गया है। अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे I=Gm/r², ये निकाले थे। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, अर्थ के लिए निकालेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक सोर्स बॉडी ऑफ मास कंसिडर किए थे, सोर्स मास ऑफ बॉडी कंसिडर किए थे। ये अर्थ है, कंसिडर कर लेते हैं कुछ देर के लिए, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर यूनिट मास रखा हुआ है, या एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। और इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो इस फोर्स को हम लोग एफ नाम दे देते हैं। और ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलर, तो यहाँ पर इस सिचुएशंस में हम लोग इंटेंसिटी फार्मूला लिख सकते हैं पॉइंट पी पर। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है, जब पॉइंट पी कहाँ पर है, अर्थ सरफेस से बाहर की तरफ हो, आर डिस्टेंस पर हो, मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, तो इस सिचुएशंस में हम लोग इंटेंसिटी लिख सकते हैं I=Gm/r²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसी प्रकार इंटेंसिटी एट द अर्थ सरफेस, अगर ये पॉइंट जो है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से धीरे धीरे करके कहाँ पर आ गया, अर्थ सरफेस पर आ गया, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया। वो पॉइंट पी कहाँ पर आ गया है, पॉइंट पी जो है अर्थ सरफेस पर आ गया है, मतलब पॉइंट पी पर जो बॉडी रखा हुआ है वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहाँ पर आ गया है, अर्थ सरफेस पर आ गया है। तो यहाँ पर कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस सिचुएशंस में अर्थ का जो इंटेंसिटी उसको क्या लिख सकते हैं, IES=Gm/r² लिख सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर बस कैपिटल आर पुट किए हैं, बाकी फॉर्मूला वही है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को मिल जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी फॉर्मूले को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है एक्चुअल में, अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो किसी भी बॉडी के चारों ओर क्या होता है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है। उस ग्रेविटेशन के इफेक्ट से उसके चारों तरफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जिसमें किसी बॉडी को रखने पर वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। तो उसमें किसी भी बॉडी को, जैसे कि ये अर्थ है और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, और इसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना चाहता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं आ जाएगा। और काम कैसे होगा, जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ काम तो होगा यहाँ पर। तो इसी काम के अमाउंट को, इसी वर्क के अमाउंट को ही मैं क्या कहूँगा, पोटेंशियल एनर्जी कहूँगा।
तो ये मैंने बता दिया आसान भाषा में, लेकिन आप लोग को एग्जाम में क्या लिखना है, ये लिखना है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ work done in bringing the body from infinite to that point against the gravitational force। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। कौन सा अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, जब किसी बॉडी को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी फिक्स्ड पॉइंट पर लाते हैं। कहाँ पर लाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में। किसके अगेंस्ट लाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इज इक्वल्स टू डब्लू। ठीक है, जहां पर W का मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क, U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैं यहाँ पर राइट डाउन कर दिया हूँ। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, वी आर ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सीलरेशन। जिस बॉडी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने की बात कर रहे हैं, उस बॉडी को कैसे लाया जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लाया जा रहा है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, dv अपॉन dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता ही नहीं है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो, इसीलिए यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं कि इसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो डेरिवेशंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ का मास हम लोग कैपिटल M कंसिडर कर रखे हैं। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है। और ये चारों तरफ ग्रीन लाइन देख रहे हैं, डॉट लाइन, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। और ये जो अर्थ का सेंटर है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम लोग यूनिट मास कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग A कंसिडर किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट B है। चलिए मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। ये अर्थ है, अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ पर आ गया, पॉइंट A पर आ गया है। तो पॉइंट A के बीच हम लोग डिस्टेंस कंसिडर कर लिए x। अब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये क्या हो रहा है, धीरे 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 अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ आ रहा है, या हम लोग ला रहे हैं, हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, तो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए हमको जो काम करना पड़ेगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये अर्थ है, डॉट लाइन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई बॉडी है A जिसका मास है स्मॉल m, और ये बॉडी जो है कहाँ से ला रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं। अब इस बॉडी के ऊपर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अप्लाई होता है, तो ये क्या होता है, इस तरफ शिफ्ट होता है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक शिफ्ट हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट A से पॉइंट B के बीच का डिस्प्लेसमेंट dx होगा। और यहाँ पर पॉइंट A का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x कंसीडर कर रखे हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड पर एक पॉइंट है P। अब ये कुछ देर बाद पॉइंट B से कहाँ पर आ जाता है, पॉइंट P तक आ जाता है, और पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, सेंटर से R है। तो यहाँ तक लाने में हमको कितना काम करना पड़ा, पॉइंट P तक, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में किसी भी यूनिट मास को हमको कितना काम करना पड़ा है, उस चीज को हम लोग को यहाँ पर निकालना है। दैट मीन्स हियर we have to calculate the value of work done, then we will find the value of automatically the gravitational potential energy, because the gravitational potential energy is always equals to amount of work done, that's why। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं डेरिवेशंस की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर A B P इसका मतलब क्या है, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है।
ठीक है। और यहाँ पर dx का मतलब है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, क्योंकि ये बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। और ये ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ बॉडी, और यहाँ पर r का मतलब है रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड देख पा रहे हैं उसका रेंज है। कैपिटल R का मतलब क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये डायग्राम आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस एक अर्थ कंसीडर किए हैं, इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जिसको हम लोग पॉइंट ए तक ला चुके हैं, फिर पॉइंट ए से हमको कहाँ पर लाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पी तक लाना है। तो पी तक लाने के लिए हमको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब चूंकि हम लोग को पता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, सिंस वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी, ये हम लोग को पता है। नाउ द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस ए टू बी। चूंकि अभी जो बॉडी है कहाँ से कहाँ तक आया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया था, तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट मिला था, dx। तो इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क, मतलब dw निकालना पड़ेगा। और हम लोग को फॉर्मूला पता है, w इज इक्वल्स टू, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पर स्मॉल वर्क डन की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर स्मॉल वर्क होगा और यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए यहाँ पर इसको dw इज इक्वल्स टू f इंटू dx लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा dw इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम लोग जी एम एम अपन आर स्क्वायर लिए थे, बट यहाँ पर r के जगह पर हम लोग x कंसिडर कर लिए हैं, क्योंकि पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट ए और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है। एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर x लिए है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो स्मॉल वर्क डन हमको इतना मिल गया। अब हमको उस बॉडी को, जो बॉडी पॉइंट ए पर था, उसको हम लोग को पॉइंट पी पर लाने के लिए जो टोटल वर्क डन लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशंस को x इज इक्वल टू इनफाइनाइट से x इज इक्वल टू r से r तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जिस बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। इनफाइनाइट से कहाँ तक आ रहा है, पॉइंट पी तक आ रहा है। पॉइंट पी मतलब आर डिस्टेंस तक आ रहा है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको इनफाइनाइट से लेकर आर तक क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इक्वेशंस को x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से r तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या मिल जाता है, w इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू r dw। अब dw का वैल्यू हम लोग को, अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ही हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा, कि उसको इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक, पॉइंट पी कहाँ पर था, ग्रेविटेशनल फील्ड में था, तो कितना अमाउंट में हमको काम करना पड़ रहा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से dw का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू r जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर में -2 dx लिख देंगे। तो w इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा जी एम एम, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर में -2 + 1, नीचे में भी -2 + 1 हो जाएगा, और लिमिट को रख देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू r। अब यहाँ पर लिमिट ओपन करेंगे तो अपर लिमिट को पहले ओपन करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को ओपन करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, -1 बाहर निकाल लेते हैं और r को यहाँ पर रख देते हैं। r के पावर में -1, इनफाइनाइट के पावर में -1, और 1 अपन इनफाइनाइट का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो w इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, -gmm अपॉन r मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है, इसलिए W को हम लोग U से रिप्लेस कर देते हैं, तो U इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, -gmm अपॉन r। मतलब जो पॉइंट ए पर जो बॉडी रखा था उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पी पर लाने के लिए हमको कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, और यही वर्क ऑफ अमाउंट जो है क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो U इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, -gmm अपॉन r मिल गया। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला
कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रॉम दिस रिजल्ट वी गेट फॉलोइंग पॉइंट। इस फॉर्मूले से हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है? पहला रिजल्ट ये मिलता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी। जिस बॉडी की बात कर रहे थे और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे थे, उनके बीच कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन होता है। इसको कौन बता रहा है? यहाँ पर नेगेटिव साइन। दूसरा चीज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंसी की बात करें तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आर का वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहाँ पर यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा जब ये मैक्सिमम होगा। तो थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं। इफ अ बॉडी मूव फ्रॉम आर्बिट्रेरी पॉइंट r1 टू r2 देन द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ जिस बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट r1 से r2 तक क्या कर रहे हैं? इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज हो रहा है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं r1 पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से u1 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, और r2 पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू u2 माइनस u1 होगा ये। ठीक है, u2 माइनस u1। अब u2 का वैल्यू यहाँ से और u1 का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा इतना। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा डेल यू इज इक्वल्स टू जी एम एम, ब्रैकेट में मिल जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। तो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट r1 और r2 के पर्पज से हम लोग को जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो मिला है वो कितना मिला है? डेल यू इज इक्वल टू जी एम एम, ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 से हम लोग को मिल गया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से हम लोग को 2 केस देखने को मिलता है। यदि जिस आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात कर रहे हैं r1 और r2, अगर r1 का वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो r2 से, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है ये कैसा मिलेगा हमको? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये डिक्रीज हो रहा है। और अगर r1 जो है लेस देन होगा r2 से, तो इस सिचुएशंस में हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? इंक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ r1 इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ अर्थ, r2 इज इक्वल टू r प्लस एच व्हेन अ बॉडी एट एच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस हो, ये r1 का मतलब है अर्थ। ठीक है, r1 का मतलब क्या है? कैपिटल R मतलब अर्थ। ठीक है, और यहां से एच हाइट पर, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर कोई बॉडी है, तो यहाँ पर ये एच हो गया। तो इस सिचुएशंस में हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा? तो याद रखना, हम लोग r1 की जगह पर क्या पुट करेंगे? कैपिटल R, और r2 की जगह पर क्या पुट करेंगे? R प्लस एच। तो हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है क्या मिल जाएगा? डेल यू इज इक्वल्स टू जी एम एम 1/r माइनस 1/r प्लस एच, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1/r को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर तो r नहीं है इसलिए r ऊपर चला जाएगा, तो r/r प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं r को फिर से कॉमन निकालूं इस पोर्शन में, तो यहाँ पर r/r हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस h/r बचेगा, है ना, क्योंकि r कॉमन निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर तो r नहीं है इसलिए ये नीचे में आ जाएगा, है ना। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा, तो फिर से हमको यही मिल जाएगा। आगे देखते हैं 1 माइनस, यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 प्लस h/r की पावर -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस h/r, और ये ऐसे ही चलते जाएगा। तो इधर जो हायर ऑर्डर टर्म्स मिलेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत छोटा मिलेगा, इसलिए हम लोग केवल 1 माइनस h/r को ही कंसीडर करेंगे। तो इसको यहाँ पर हटाकर हम लोग क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस h/r पुट कर देंगे।
ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, -1 को सीधा हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 माइनस एच अपन आर हो जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे ये कौन से कॉन्सेप्ट से आया है, तो याद रखना बायनोमियल थ्योरम से आया है, जिसको हम लोग ऑलरेडी मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं उस टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कुछ ऐसा। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर। यहाँ पर -1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको मिलेगा एच अपॉन आर। और इसको कंप्लीट करके लिखूँ अरेंज करके तो डेल यू इज इक्वल टू जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एच है और यहाँ पर आर और आर है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, एच बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग को पता है जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जी एम अपन आर स्क्वायर को मैं स्मॉल जी से रिप्लेस कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो मिलेगा एम जी एच के इक्वल। और इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी वर्क डन का ही अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, बट किसके लिए? यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने के लिए। अब ये दोनों डेफिनेशन आप लोग को सेम लग रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने कहा था कि इनफाइनाइट से किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के फिक्स पॉइंट पर लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी यूनिट मास को, यूनिट मास मतलब 1/m बॉडी को इनफाइनाइट से किसी फिक्स पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस को समझिएगा। यहाँ पर बॉडी का अमाउंट, बॉडी का मास फिक्स नहीं था, वो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग किस बॉडी की बात कर रहे हैं? जिस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस बॉडी को लाने की बात कर रहे हैं, उसका मास कितना होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। यूनिट होने का मतलब मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जिस बॉडी को लाने की बात कर रहा हूं उसका मास कितना है? 20 kg है, तो इसका यूनिट मास कितना होगा? 1/m इज इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ। और इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। Vg इज इक्वल टू W अपन एम, या इसी को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W अपन एम। अब हम लोग को W का वैल्यू पता है, हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो -GM अपन RM हो जाएगा। स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कैसे आया? क्योंकि हम लोग अभी निकाल चुके हैं कुछ देर पहले U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू -GM अपन R। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। यहाँ पर स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा तो V इज इक्वल टू GM अपन R मिलेगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिल गया? V इज इक्वल टू -GM अपन R मिल गया। आगे बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिए थे, U इज इक्वल्स टू -GM अपन R, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए थे V इज इक्वल्स टू -GM अपन R। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में थोड़ा सा डिफरेंस है। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत को डिफाइन करता है, ये उसके बाद स्टोर्ड एनर्जी को डिफाइन करता है। ठीक है, किसके ऊपर? यूनिट बॉडी के ऊपर, यूनिट मास बॉडी के ऊपर, और ये पूरे बॉडी के एनर्जी को डिफाइन करता है। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, वही हमारा टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन दी U एंड V। U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और V का मतलब पोटेंशियल। ठीक है, U इज इक्वल टू VM, तो यहाँ पर GM अपन R है, यहाँ पर भी GM अपन R है, तो इतने को हटाकर यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ? V पुट कर देता हूँ, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VM हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल का यूनिट मास के मल्टीपल के इक्वल होता है, या जिस बॉडी को हम लोग फील्ड में लाने की बात कर रहे हैं उस बॉडी के मास के मल्टीपल के इक्वल होता है। कौन? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।